चित्रलेखा। कथा मर्मज्ञ भगवती चरण वर्मा का बहुआयामी उपन्यास चित्रलेखा। पाप और पुण्य की धारा में बहते हुए पात्रों की दार्शनिक व्यथा कथा चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हम श्वेतांक और मृत्युंजय के वार्तालाप के मध्य में थे। श्वेतांक का पारिवारिक परिचय पाकर मृत्युंजय ने प्रसन्नता दर्शाई तो श्वेतांक पुलकित हो उठा। ये वार्तालाप आगे क्या रूप लेता है, आइए यही जाने आज की कड़ी में। श्वेतांक के हृदय में एक प्रकार की आशा उत्पन्न हो गई। वो सोचने लगा, क्या यशोधरा का मेरे साथ विवाह हो पाना संभव है? असंभव श्वेतांक जानता था। उसके पिता का वैभव नष्ट हो चुका था और इसीलिए उसके पिता ग्रामीण जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो उच्च कुल का था, पर इससे क्या। मृत्युंजय उसके पिता से धन में श्रेष्ठ थे, वैभव में श्रेष्ठ थे और अधिक शक्तिशाली थे। विवाह में इन बातों की समता आवश्यक होती है, फिर भी आशा दब न सकी। श्वेतांक को मौन देखकर मृत्युंजय ने कहा, वत्स श्वेतांक, मेरे भवन को तुम अपना ही समझो। मुझे आश्चर्य होता है कि विश्वपति ने तुम्हारे यहां होने की सूचना मुझे क्यों नहीं दी। मेरे पिता आजकल वानप्रस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत संभव है कि ये कारण रहा हो। अच्छा, तो आर्यश्रेष्ठ आज्ञा दें। भोजन का समय हो गया है। मेरे यहाँ इस समय भोजन करने में तो तुम्हें कोई संकोच न होगा। संकोच की कोई बात नहीं है आर्यश्रेष्ठ, पर मैं इस समय आर्य बीजगुप्त का सेवक हूं। बिना उनकी अनुमति के मैं कोई काम नहीं कर सकता। अच्छा, तो अब आप मुझे आज्ञा दें, विलंब हो रहा है। आर्य बीजगुप्त मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। साधुवाद, साधुवाद। अपने कर्तव्य को तुम भली भांति समझते हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम जा सकते हो, पर बीजगुप्त से तुम मेरी बात कहना न भूलना। श्वेतांक लौट आया। बीजगुप्त से उसने मृत्युंजय के यहां निमंत्रण की बात कही। बीजगुप्त कह उठा, श्वेतांक, मैं समझता हूं कि मुझे किसी भद्र पुरुष का निमंत्रण अस्वीकार नहीं करना चाहिए। उसके मन में यशोधरा को एक बार फिर देखने की, उससे बातचीत करने की अस्पष्ट भावना चक्कर काट रही थी। रात्रि के समय बीजगुप्त श्वेतांक के साथ मृत्युंजय के यहां पहुंचा। आर्य मृत्युंजय के भवन में पिछली रात की सी चहल पहल न थी। वहां का वायुमंडल शांत था। मृत्युंजय ने बीजगुप्त का स्वागत किया। विश्राम भवन में जाकर वे लोग बैठ गए। यशोधरा वहां पहले से ही बैठी हुई उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। आर्य बीजगुप्त, उस पत्र की कोई आवश्यकता नहीं थी। आर्यश्रेष्ठ, अपनी भूल को स्वीकार करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। तुम्हारा सेवक श्वेतांक मेरे गुरु भाई विश्वपति का पुत्र है। मुझे आज ये विदित हुआ। किंतु आर्यश्रेष्ठ, श्वेतांक मेरा सेवक नहीं, गुरु भाई है। आर्य बीजगुप्त, आज आपको कुछ विलंब हो गया है। हाँ, आज काशी से मेरे कुछ अतिथि आ गए थे। काशी तो बहुत प्राचीन तथा सुंदर नगरी है। क्या आप काशी हो आए हैं?
मेरे जीवन का सबसे सुंदर काल काशी में ही व्यतीत हुआ है। मेरे गुरु महाप्रभु रत्नांबर का निवास स्थान पहले काशी में ही था। देवी यशोधरा, काशी तो यहां से निकट है। मैंने संपूर्ण उत्तर भारत का पर्यटन किया है। तो फिर आपने हिमालय पर्वत के भी दर्शन किए हैं? हाँ हाँ, हिमालय और हिंदुकुश पर्वतों को भी मैंने देखा है। प्राकृतिक छटा का पूर्ण रूप तो पर्वतों में ही मिलता है ना। कितनी ही आश्चर्यजनक बातें मैंने वहां देखी हैं, पर एक घटना को मैं कभी नहीं भूल सका। उसे सुनकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। अब क्या आप उस घटना को सुना सकते हैं? अवश्य। कोई 10 वर्ष की बात है। उन दिनों मैं विद्यार्थी था। महाप्रभु रत्नांबर के साथ मैं देश यात्रा को निकला। बड़े बड़े नगर, उपवनों को पार करते हुए हम दोनों गंगा के किनारे चलते चलते हरिद्वार पहुंचे। वहां समभूमि समाप्त हो गई। मस्तक पर आकाश उठाए हुए पर्वत शिखर हमारे सामने खड़े थे। मैंने महाप्रभु रत्नांबर से पूछा, अब आगे क्या है? उन्होंने कहा, अज्ञात प्रदेश। गंगा के तट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने संभवतः महाप्रभु का कथन सुन लिया। उसने कहा, वही अज्ञात देश देवताओं का निवास स्थान है। इन्हीं पर्वत प्रदेशों में कैलाश है। इन्हीं पर्वतीय देशों में गंधर्व नृत्य करते हैं, अप्सराएं क्रीड़ा किया करती हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर महाप्रभु के मुख पर अविश्वास की मुस्कान झलक उठी, पर अनुभव रहित युवा की कल्पना अविश्वास को न अपना सकी। मैंने कहा, बहुत संभव है ऐसा ही हो महाप्रभु। इन पर्वतों पर चढ़कर उस पर्वत प्रदेश में चलने में क्या कोई आपत्ति है? नहीं, यदि तुम चलना चाहते हो तो मैं प्रस्तुत हूं। हम दोनों और आगे बढ़े। उस प्राकृतिक सौंदर्य की हमने कल्पना तक नहीं की थी। वनों में रंग बिरंगे फूल खिले थे, जिससे पर्वतीय शीतल वायु अठखेलियां कर रहा था। पक्षी कलरव गायन कर रहे थे। चारों ओर शांति का साम्राज्य था। वहां कोलाहल नहीं था, जनरव नहीं था। केवल एक के ऊपर एक उठी हुई पर्वतमालाएं थी। मार्ग में ग्राम पड़ते थे। उनके निवासी गौर वर्ण के थे। उनकी स्त्रियां सुंदर थीं। वे रंग बिरंगे वस्त्र पहने थीं। वे हंसती थी और गाती थीं। उनमें लज्जा अथवा संकोच न था। मैं नवयुवक था। मैं उनके सौंदर्य पर मोहित हो गया। उन स्त्रियों के झुंड मधुर गान गाते हुए चलते थे। मैं यद्यपि उनकी भाषा न समझ सकता था, पर यह अनुमान कर सकता था कि उनका मधुर गान कवित्वमय है और उसका विषय प्रेम है। मेरे मन ने कहा, क्या यही अप्सराओं का प्रदेश है? हम और आगे बढ़े। ग्राम अब दूर दूर और छोटे छोटे मिलते थे। शीत अधिक तीव्र हो गया था और फूल फल भी कम मिलने लगे। एक प्रातः हमने सामने दूर पर एक सोने का पहाड़ देखा।
मैं पागल सा चिल्ला उठा, गुरुदेव गुरुदेव, सामने कुबेर का सुमेर पर्वत है। महाप्रभु मेरी मूर्खता पर हंसने लगे। वह हिमालय है। हिम पर सूर्य की किरणें चमक रही हैं और इसीलिए तुम्हें स्वर्ण का भ्रम हो रहा है। हम और ऊपर चढ़े। अब पृथ्वी स्थान स्थान पर हिम से ढकी थी। हमारा शरीर ठिठुरा जा रहा था। महाप्रभु रत्नांबर ने कहा, अब लौट चलें? पर मैंने साहस किया, नहीं महाप्रभु, उस हिम से ढके हुए पर्वत के नीचे तो चले ही। मृत्युंजय के भवन में बीजगुप्त एक बार फिर आमंत्रित हुआ था। इस बार यहाँ पहले जैसा अतिथियों का समूह नहीं था। शायद इसीलिए यशोधरा और बीजगुप्त व्यक्तिगत चर्चा में डूब सके, और शायद इसीलिए बीजगुप्त अपने देशाटन की कथा सुनाने लगा। आगे वो क्या सुनाएगा, ये हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। आज की कड़ी में जो पात्र हमारे सामने आए वे थे श्वेतांग, मृत्युंजय, बीजगुप्त, यशोधरा और रत्नांबर। इन्हें साकार करने वाले कलाकार थे अमरकांत, विनोद शर्मा, कमल शर्मा, सुलक्षणा खत्री और महेश शर्मा। सूत्रधार का दायित्व निभा रहे हैं हरीश भीमाणी। चित्रलेखा के इस रेडियो पठन में सहायक राजेश मलिक, और ये परिकल्पना आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अगली कड़ी में भेंट होगी। तब तक शीला शुक्ल का नमस्कार।